नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। यूपी विधानसभा चुनाव के 3 चरणों की 172 सीटों पर वोटिंग समाप्त हो चुकी है। अब बारी है चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों की, जहां चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम जाएगा। और इस चरण में रुहेलखंड से लेकर तराई बेल्ट और अवध क्षेत्र की 9 जिलों की 60 सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। यहां पर 23 फरवरी को वोटिंग होनी है और इस फेज में लखनऊ और गांधी परिवार के गढ़ माने जाने वाले रायबरेली की सीटें शामिल हैं, जिसके चलते यह चरण सियासी तौर पर काफी अहम माना जा रहा है। अवध इलाके की पिछले 2 विधानसभा चुनावों के नतीजे देखने पर पता चलता है कि यहां के चुनाव में हवा के रुख का काफी असर रहता है और अवध के आशीर्वाद से सरकार बन जाती है। इस बार किसी भी बड़े राजनीतिक दलों में गठबंधन न होने की वजह से सभी पार्टियां अलग अलग दमखम दिखा रही हैं। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रही हैं। इस चरण में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिले की कुल 60 सीटें पर चुनाव होंगे। चौथे चरण में 58 सीटों पर चुनावी मैदान में तो वहीं जबकि 2 सीटों पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी चुनावी मैदान में है। बसपा और कांग्रेस 60 सीटों पर चुनावी मैदान में है, जबकि बीजेपी 57 और उसकी सहयोगी अपना दल इस 3 सीटों पर चुनावी मैदान में है। चौथे चरण की जिन 60 सीटों पर चुनाव में हो रहे हैं उसमें 90% सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 60 सीटों पर बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था और इस तरह से बीजेपी गठबंधन ने 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं सपा को 4 सीटें मिली थी तो कांग्रेस को 2 और बसपा को 2 सीटें मिली थी। हालांकि कांग्रेस से जीते दोनों विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बसपा से जीते 2 विधायकों में एक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चौथे चरण में तराई इलाके की सीटें भी शामिल हैं, जहां लखीमपुर खीरी में केंद्रीय मंत्री टेनी मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को रौंदने का आरोप है। आशीष मिश्रा की जमानत के बाद सियासत गर्म हो गई है और विपक्ष न सिर्फ बीजेपी की सरकार पर आशीष मिश्रा को बचाने के आरोप लगा रही है, बल्कि वो बीजेपी को किसान विरोधी भी बता रहा है। ऐसे में अगर विपक्ष अपने इन दावों से किसानों के बीच सेंध लगाने में कामयाब रहा तो तराई के इलाकों की सीटों के समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। तो चौथे चरण का चुनाव 9 जिलों की 60 सीटें इसमें शामिल हैं। सभी राजनीतिक दल और जनता चौथे चरण की वोटिंग के लिए तैयारियां कर रहे हैं और इस चरण में तो चौथे चरण का चुनाव होना है और इस चौथे चरण के चुनाव में जो प्रचार प्रसार का सिलसिला है वो आज शाम को थम जाएगा। और दरअसल उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि ये इतिहास में दर्ज होगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं और आपका परिचय करा देते हैं। रत्नेश जी हैं, रत्नेश कुमार मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीपक बघेल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संजीव चौधरी जी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रत्नेश कुमार मिश्रा जी, आप ही के पास आएंगे। उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव को इतिहास में लिखने का दरअसल जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने आप में एक बहुत अहम माना जा रहा है यह चुनाव। इस बार का देश के 4 नेताओं के भविष्य का पूरा लेखा जोखा तय कर देगा यह चुनाव, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सियासी साख दांव पर लगी है कि यदि अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में नहीं कर पाई, दिखा पाई, तो उनके सियासी साख में बट्टा लगना तय है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी इस बार पूरा दमखम लगा दिए हैं और ये पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि सत्ता में वो आने जा रहे हैं। मुख्य विपक्षी
की भूमिका वो 2017 में निभाते रहे हैं, 2017 से 22 तक। और यदि इस बार समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो एक शंका यह भी है कि कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका से भी फिसल न जाए समाजवादी पार्टी। तीसरी तरफ प्रियंका गांधी का अगर जिक्र करें, क्योंकि कांग्रेस ने जितने भी उसके पास जो तरीके थे सब आजमा लिए, अंतुगत्वा प्रियंका गांधी को मैदान में उतारना पड़ा और कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे उत्तर प्रदेश की सियासी धरा को मजबूत करने में लग गई। कांग्रेस में एनर्जी देने का काम प्रियंका गांधी करेंगी, यह माना जाने लगा। लेकिन अगर कांग्रेस ने इस बार प्रदर्शन नहीं कर पाई, अच्छा, तो यह आखिरी चुनाव होगा मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए कि जो अब यह कह सके कि कांग्रेस परिवार कोई मैदान में उतरेगा तो उसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जुनून भर सकेंगे और कांग्रेस इतनी जल्दी सत्ता में वापसी करने के जो ख्वाब संजो बैठी हुए वो शायद साकार हो पाएंगे। अब चौथे नेता का अगर जिक्र करें तो वो है मायावती। मायावती का हश्र 2012 के बाद जो हुआ, 12 में जिस तरीके से अखिलेश यादव आए, 17 में फिर एक बार मायावती सत्ता से चूक गई और जो उनका वोट बैंक का जो उनका ये माना जाता था कि बीएसपी का यह फिक्स वोट बैंक है, वो लगातार फिसलता नजर आया। उनका कोर वोट बैंक ही उनसे फिसलता नजर आया। और अगर ये 2022 विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने कुछ जादुई आंकड़े लेकर के नहीं आई तो फिर बीएसपी को बहुत मुश्किल हो पाएगा मुझे लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जीने मरने की आस में बीएसपी लगी हुई है। ये चार नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है और इसलिए हम कह रहे हैं कि ये 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इतिहास में लिखा जाएगा। अब आपके पास आएंगे रत्नेश जी। दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस का हमने जिक्र किया कि वास्तव में बहुत बड़ी चुनौती है, आपके सारे जादुई जो पिटारे में जो चीजें रखी थी या कहें जो आप दिखा सकते थे सब कुछ दिखा चुके। प्रियंका गांधी पर आप लोगों ने तमाम सारे इंदिरा जी को लेकर के कहा कि इंदिरा जी की छवि दिखती है, ऐसा है वैसा है, तमाम सारी चीज जो जो कही आपने। इसके बाद आपके पास मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरा रास्ता होगा। देखिए, पहली बात तो ये कि आपने जो ये बात कही, मेरी आवाज इको कर रही है, थोड़ा सही करवाइए। हेलो, बोलिए बोलिए आप। देखिए, वास्तव में ये उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव जो है ये ऐतिहासिक होने वाले हैं, क्योंकि अपने आप को एक तानाशाही तौर पर स्थापित करने की प्रक्रिया में जो भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता चुनाव के द्वारा बाहर करेगी। और ऐतिहासिक इस तरह भी होने वाला है क्योंकि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में उभर कर आएगी। हम मान सकते हैं कि हो सकता है इस बार सरकार ना बना पाए हैं, लेकिन गैर कांग्रेसी सरकार को, गैर भाजपाई सरकार को फॉर्म करने में हम पूरा रोल निभाएंगे। और अभी जो हमारा एक विपक्षी के तौर पर जो हमारा लक्ष्य है वो ये है कि इस अत्याचारी और आतताई और घमंडी सरकार को हमें उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर करना है। ये किसानों का विरोध करती है, ये युवाओं का विरोध करती है, ये महिलाओं का विरोध करते हैं और इन सब का विरोध करने के उपरांत भी इन्होंने जो हाइप बना रखा है कि हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, उस मिथ को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है। देखिए, राजनीति का अर्थ ये नहीं होता कि केवल आप सरकार बनाए और सरकार बिगाड़े। राजनीति का अर्थ होता है कि यदि आप प्रथम रूप से आकर जनता की वास्तविक मांगों को सरकार के समक्ष ले जा पाते हैं और सरकार को मजबूर करते हैं कि उन वास्तविक मांगों पर बातचीत करें, तो ये राजनीति का मुख्य मुद्दा होता है और राजनीति का यही एक लक्ष्य होता है। ठीक है, मैं संजीव अभी बात चौधरी। कहूंगा आपके लिए। ठीक है, संजीव चौधरी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? योगेश जी, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, मैं कंप्लीट कर दूं। हाँ रत्नेश जी बोलिए, फिर आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। जी,
दूसरी सबसे बड़ी बात कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, उनका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा है और कितना वो समझ पाते हैं। एक बयान अभी आपने सुना होगा कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी कह रहे थे कि 12वीं पास करने के बाद जो इंटर करेगा उसे हम लैपटॉप देंगे। लेकिन कितना दुर्भाग्य हमारे देश का, जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता है कि 12वीं और इंटर एक ही होता है, वो व्यक्ति देश का गृह मंत्री बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं देश की जनता से चुनाव में तो गलती हो गई है, और अब उस गलती का जो परिणाम निकल के आ रहा है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, सरकार, जनता जो है उससे सोच रही है और जनता बदलाव करने के मूड में आ चुकी है। तीसरी बात, एक मुख्यमंत्री और एक प्रधानमंत्री की जो भाषा शैली होनी चाहिए वो बड़ी संवैधानिक होनी चाहिए। आप तो किसी एक पार्टी के नेता नहीं होते, आप देश और प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते हैं। कल मैं प्रधानमंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के चुनाव सिंबल को लेकर जिस तरह से उसे जोड़ा कहीं और ले जाकर, इस प्रकार के जो क्या कहते हैं डायलॉग्स है या इस प्रकार की जो थिंकिंग है, तो ये देश डिजर्व नहीं करता। इस प्रकार की मूर्खता को हमारा देश डिजर्व नहीं करता। तो कहीं ना कहीं जो गलत लोग, जनता से चूक हुई है और जो गलत लोग शासन सत्ता में बैठ गए हैं, उनकी गलतियां जनता समझ पा रही है। और देखिए, राजनीतिक भविष्य किसका क्या होगा ये ना तो मैं निर्धारित कर सकता हूँ, ना आप निर्धारित कर सकते हैं, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जनता निर्धारित कर सकती देगी, है। जनता निर्धारित कर देगी। समय कम बचा हुआ है और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। संजीव चौधरी जी आपके पास आएंगे सीधे, उसके बाद फिर दीपक जी के पास आएंगे। अखिलेश यादव जी के लिए जो मैंने बोला संजीव जी कि अखिलेश यादव की साख दरअसल दांव पर इसलिए लगी भी हुई है सबसे ज्यादा, क्योंकि अगर इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने नहीं करके दिखाया तो यह चौथा चुनाव होगा जो समाजवादी पार्टी लगातार हारेगी। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, और अगर 2022 में समाजवादी पार्टी फिसल गई तो चौथी हार के बाद पार्टी के अंदर जो कार्यकर्ता हैं उनका विश्वास डगमगाने लगेगा और उन पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक मैसेज भी जा सकता है। वो मैसेज ये जा सकता है कि 2012 में जो सत्ता में समाजवादी पार्टी आई थी वो दरअसल अखिलेश यादव के सहारे नहीं आई थी, मुलायम सिंह यादव के सहारे आई थी। क्योंकि भारत के लोकतंत्र में जिस तरीके से देखा गया है कि जनता के बीच में पैठ बनाना, जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करना और उस लोकप्रियता को वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाना पार्टी को, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए उतना ही अहम है, कहीं राहुल गांधी वाले हाल ना सामने पैदा हो जाएं अखिलेश यादव के सामने, क्योंकि चौथा चुनाव होगा ये। संजीव जी। जी नमस्कार। सबसे पहले तो आपको जी 2019 के बाद जिला पंचायत का चुनाव हुआ, वो भी एक बहुत बड़ा चुनाव था। 3200 सीटों पे चुनाव हुआ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, और 3200 में से लगभग 2100 सीटें गठबंधन जीता और 600 से 500 की सीटों पे भारतीय जनता पार्टी सिमट गई। और इन्होंने सड़कों पे, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके गुंडों ने कितना आतंक मचाया और आतंकित करके कहीं पुलिस भेज के, कहीं डीएम के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा इन्होंने कितना तांडव किया, इसको उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी तानाशाही सरकार, हिटलरशाही सरकार और अंग्रेजों जैसी हुकूमत से उत्तर प्रदेश की जनता निजात पाना चाहती है।
जो जुल्मी सरकार ये रही, ये हमारी जनता वो समझ चुकी है इनको, क्योंकि 2017 में जो चुनाव हुआ वो हिंदू मुसलमान पे चुनाव करा दिया इन्होंने। 2017 में हिंदू मुसलमान पे चुनाव करा दिया, 2019 में हिंदू मुसलमान पे चुनाव करा दिया। लेकिन आज जो 2022 का चुनाव होने जा रहा है वो विकास पे होने जा रहा है, वो किसानों के सम्मान का चुनाव होने जा रहा है, वो युवाओं का चुनाव होने जा रहा है, वो इन जुल्मी कांग्रेस, ये इन जुल्मी और अंग्रेजों जैसी हुकूमत को भगाने के लिए चुनाव है। ये कोई आम चुनाव नहीं है। इन्होंने रोजी रोटी छीन ली। इस सरकार की जितनी आलोचना की जाए, अगर आप इनसे रोजगार मांगोगे तो ये अपना बुलडोजर चला देते हैं, लाठियां बहाल देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सड़कों पे तांडव देखा उन नौजवान छात्रों के ऊपर लाठियां बरसवाई योगी जी ने, तो उसको उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। और माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ बड़ी आशाओं के साथ पूरा उत्तर प्रदेश की एकजुट होकर सर जनता देख रही है, और वो चाहती है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और जयंत चौधरी जी जो किसानों के मसीहा हैं, दोनों लोगों को मिलकर और अन्य गठबंधन को मिला के उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार, एक अच्छी सरकार जो रोजगार दे सके, जो किसानों की बात कर सके। दोनों किसान नेता है। सबसे बड़ी बात यह है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को यही नहीं पता किसान होता क्या है। इन्होंने किसानों को गाली दी, इन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, पाकिस्तानी तक इन लोगों ने, इन जुल्मी लोगों ने पाकिस्तानी तक कह दिया। तो हमारे किसान जो 700 किसान शहीद हुए, उनके लिए एक बार इन्होंने कोई भी योजनाएं लेके नहीं आए। उनके लिए 2 शब्द इनके प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और योगी जी ने नहीं बोले। तो हमारा किसान बहुत सजग है और वो चाहता है कि उत्तर प्रदेश में इस जुल्मकारों को इनको भगाया जाए, और भगाया न बल्कि इनको खदेड़ा जाए, और खदेड़ चुकी है। पहला चरण में इनका सफाया हो गया, दूसरे चरण में इनका बिल्कुल पूरा तरीके से सफाया, तीसरा चरण जो हुआ, कल जो चरण हुआ, उसमें इनका नामो निशान नहीं है। और ये जो चौथा चरण आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस चौथे चरण में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाएगी, और आगे आने वाले पे 0 पे आ जाएंगे। क्योंकि इन्होंने कार्य ऐसे किए, एक महिला का चीरहरण किया, वो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा था। संजीव जी, आपको याद होगा 2017 में जब आपने चुनाव लड़ा था तो काम बोलता है एक टैगलाइन दी थी, और बड़े जोश और खरोश के साथ नारे लगाए गए थे। बड़े जोश और खरोश के साथ जो एक थीम लॉन्च की गई, जो एक गाना लॉन्च किया गया, और काम बोलता है को लेकर के ये कहा गया कि 2012 से लेकर के 2017 के बीच में जो हमने काम किया है, उस काम के सहारे जनता के बीच में जाएंगे, जनता को अपने काम गिनाएंगे और जनता हमको पूरा समर्थन देगी, ये आपको पूरा विश्वास था। लेकिन अगर आपने काम किया है और एक बार फिर से कह रहे हैं कि हम काम के बल पर ही जाएंगे, जनता के बीच में काम को लेकर के ही जाएंगे कि जो 5 सालों में हमने काम किया था सरकार रहते हुए, तो ऐसे में तो चुनाव तो वही चीज हो जाएगी 2017 वाली बात। मैं पांडे जी, मैं उसकी बता देता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और उनकी तमाम कैबिनेट और तमाम हमारे कार्यकर्ता 2012 से 17 के बीच तमाम एलिवेटेड रोड, तमाम एक्सप्रेसवे हाईवे, तमाम नौकरियां और तमाम किसानों के ऊपर सब्सिडी, तमाम कार्य में गिनाने बैठ जाऊं तो सुबह से शाम हो जाएगी, करते रहे। लेकिन हम इसीलिए आपको रोकेंगे यहाँ पर, इसीलिए आपको रोकेंगे क्योंकि डिबेट का पूरा समय खत्म हो जाएगा और आप गिना देंगे। एक सेकंड हम केवल एक चीज नहीं भाप पाए कि इन्होंने पूरा का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान करा दिया। हम उससे सजग नहीं हो पाए, और ये तो इस बार भी करा सकते हैं। लड़ गए, मंदिर और मस्जिद पे चुनाव लड़ गए, इसलिए इनकी जीत हो गई। लेकिन आज उत्तर प्रदेश विकास की राह पे चल रहा है, विकास चाहता है, रोजगार चाहता है, चिकित्सा चाहता है, और इन नाकाम लोगों को भगाना चाहता है, खदेड़ना चाहता है ऐसे। जी ठीक है, खदेड़ना चाहता है, कौन किसको खदेड़ेगा सामने आ जाएगा बहुत जल्द। पूरा जो नतीजे होंगे वो दीपक, ठीक है, आ जाएंगे, एक सेकंड आते हैं, वापस आएंगे, रुक जाइए संजीव जी, आएंगे भाई, संजीव जी आएंगे, रुक जाइए, दीपक जी से ले लेते हैं सवाल। दीपक जी,
दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी हमने जिक्र इसलिए किया क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक धड़ा बेहद खुश रहता है हमेशा और उनको युवा के तौर पर भी देखता है, योगी आदित्यनाथ को भी। दूसरी बात कि कुछ लोग तो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश भी रखते हैं योगी आदित्यनाथ को लेकर के और ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में देश के वो प्रधानमंत्री होंगे। तर्क ये दिया जाता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने एक गुजरात का मॉडल रखा सबके सामने और गुजरात मॉडल पूरे देश में रखा गया, जब चुनाव प्रचार के दौरान कहा गया कि जो विकास गुजरात में हुआ है, जो औद्योगिक इकाइयां गुजरात में लगी हैं, जो नजारा गुजरात का बदल दिया गया है मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी के द्वारा, वैसे ही पूरे देश को संवार दिया जाएगा। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश में भी यही बातें कही जा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, गुंडाराज खत्म हुआ है, अपराधीकरण खत्म हुआ है। ये जो एक मॉडल तैयार किया जा रहा है अब यूपी मॉडल, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा जा सकता है। अब सवाल यहां पर इसलिए ये बड़ा उठता है, प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि इतने लोगों की आशाएं जो बंधी हुई हैं, अगर कुछ गड़बड़ होता है भारतीय जनता पार्टी में इस बार, तो पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही फोड़ा जाएगा। इस बार ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फोड़ा जाएगा और ना ही गृह मंत्री अमित शाह पर, क्योंकि बागडोर जो संभाल रखी है इस बार, और भारतीय जनता पार्टी पूरे हर मंच में कहती है, पूरे जोर शोर से कहती है कि चुनाव लड़ रहे हैं हम तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर और उनके 5 साल के कार्यकाल पर। धन्यवाद योगेश जी। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रथम फेज में, द्वितीय फेज में और तृतीय फेज में लगातार जनता का जो अपार जन समर्थन मिला हुआ है और जो अपार आशीर्वाद मिला हुआ है, उससे ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में 10 मार्च को जो परिणाम आने वाला उसमें 300 से ऊपर जाकर सीटें लेकर आने वाली है। अभी मैं अपने मित्र दोनों साथियों को भी सुन रहा था, चौधरी साहब बोल रहे थे तमाम ब्रिज बनवाएंगे, तमाम नौकरियां देंगे। दीपक जी यहाँ पर आपको रोकेंगे, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे और सीधे आपके पास आएंगे, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं और सीधे चलेंगे दीपक बघेल जी के पास। दीपक बघेल जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, पूरी करिए। जी, जिस प्रकार से चौधरी साहब बता रहे थे कि हमने तमाम रोडें बनवाई, तमाम रोजगार दिए या तमाम जो भी देंगे, तो उसमें बता रहा हूँ ये काम और तमाम दोनों को मिला देंगे तो काम तमाम करेंगे। उत्तर प्रदेश का जो 2012 से लेकर 2017 तक लगे लगातार करके आए थे, आज देखिए सबसे ज्यादा अगर सीटें मिली तो आपराधिक छवि वाली किसको सीटें मिली? अगर उसमें देखा जाता है तो सबसे पहले गोल्ड मेडल समाजवादी पार्टी लेकर आती है, सिल्वर मेडल कांग्रेस पार्टी लेकर आती है और ब्रॉन्ज मेडल बहुजन समाजवादी पार्टी लेकर आती है। अगर धन बल की इस्तेमाल करें तो गोल्ड मेडल आप लेकर आती है, तृतीय स्थान पर सिल्वर मेडल समाजवादी पार्टी लेकर आती है और ब्रॉन्ज मेडल क्या मेरे को मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बोलिए दीपक जी, आप बोलिए। डबल आवाज आ रही है कि आपकी? डबल? अरे आपको आ रही है, न्यूज चैनल पे थोड़ी ना जा रही है। आप बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए आप। योगेश जी, क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी, आपको आवाज नहीं मिल पा रही क्या मेरी? अरे इनके वो बंद कर दो। दीपक जी आप बोलिए, आपको आवाज, आपकी आवाज आ रही है? दीपक जी का स्काइप का मुआई कराइए। चलिए ठीक है, दीपक जी का संपर्क शायद टूट गया है, फिर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव जारी है, 3 चरणों के मतदान हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं और चौथे चरण के
मतदान अब होने हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है कि दरअसल इन 3 चरणों में मन मुताबिक सीटें मिल चुकी हैं और चौथे चरण के मतदान में तो समाजवादी पार्टी यह भी दम भर रही है कि सरकार बना लेगी। उसके बाद आगे लड़ने की जरूरत ही नहीं है। जो आगे लड़ाई होगी वो एक्स्ट्रा सीटें आएंगी समाजवादी पार्टी में जो जीत के आएंगी। दरअसल ये चुनाव जो हो रहा है, इस चुनाव में सबसे बड़ी बात देखने को यह मिल रही है कि जो ये सियासी पार्टियां हैं, सियासतदान हैं, ये दम्भ तो बड़े बड़े भर रहे हैं, वायदे तो बड़े बड़े किए, सब कुछ किया कि हम प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, लेकिन इस बार का जो मतदाता है वो बड़ा साइलेंट नजर आ रहा है। क्योंकि 2017 का जो चुनाव था वो 2014 के चुनाव से प्रेरित था। दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो लहर थी, वो दिल्ली से एक हवा चली और वो हवा भाजपा के पक्ष में चलती नजर आई उत्तर प्रदेश तक। और उत्तर प्रदेश का मतदाता उसी दिशा में बह चला जिस दिशा में यह हवा बहती नजर आई, भारतीय जनता पार्टी की तरफ। उसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा गया उस दौरान, केवल एक चेहरा देखा गया, वो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी ने जितनी अपेक्षाएं भी नहीं की थी सीटों की, उतनी सीटें हासिल की थी। बहुजन समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक था, परंपरागत वोट बैंक जो माना जाता था बहुजन समाजवादी पार्टी का, वो भी बीजेपी के पाले में चला गया। बीएसपी भी अपने परंपरागत वोट को नहीं रोक पाई। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। इस बार सियासी पंडित इस बात को कह रहे हैं कि जो बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक था या समाजवादी पार्टी का जो परंपरागत वोट बैंक था, उसमें सेंधमारी बीजेपी नहीं लगा पाएगी। ये लगा पाएगी तो बहुत बड़ी चुनौती होगी। और ऐसे नहीं, इतनी दमखम के साथ बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रखी है उत्तर प्रदेश में। दीपक जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? दीपक जी, आप अपनी बात पूरी करिए। जी, जिस प्रकार से काम तमाम उत्तर प्रदेश का 2012 में लेकर 17 तक जो समाजवादी पार्टी ने किया, तो वो सबने देखा किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समय पे सबसे ज्यादा गुंडा राज, भ्रष्टाचार और बलवाइयों को, दंगाइयों को जो आश्रय दिया गया, अपराधीकरण किया गया राजनीति का भी, तो ये भी इस समय पे देखा किस प्रकार से दुराचार करने वालों को साथ साथ लेकर अखिलेश यादव अपने मंच पर घूमते थे, ये भी देखा गया। तो ये सारी चीजों के बाद में जब 2017 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उसके बाद जो प्रशासन का राज कायम हुआ है, उससे लोग खुश हैं। लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा लोग सुरक्षित हैं। आज वो व्यापार करने जा सकते हैं, कोई अपहरण नहीं होते, ना ही कहीं दंगे नजर आते। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कर्मठ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो परिवर्तित की है, इससे लोग खुश हैं। उसी के साथ में आज विकास देखिए, पूर्वांचल में सबसे ज्यादा विकास हुआ, जहां कभी सबसे ज्यादा पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था, आज वहां पर खाद कारखाना भी बना, वहां पर एम्स बने, 2 एम्स बने, जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करते थे। ये कांग्रेस की सबसे ज्यादा लंबी समय तक सत्ता रही और सत्ता रहने के बावजूद भी जो वहां पर अपने ही गढ़ों को नहीं बचा पाए, ना रायबरेली को ना अमेठी को। उसके बाद वहां पर अगर एम्स देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। इनके कांग्रेस के नेता है, उनका बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है तो 1 से लेकर 10 तक की आज तक पूरी नहीं कर पाए। जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर उन्होंने कहा था कि 1, 2, 3, 4 और 10 पूरे राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ, आज तक नहीं कर पाए। तो ये सारी चीजें हैं सभी पार्टियों की, कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की, लोगों ने देखी है। ये वादे करते हैं, झूठे वादे करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ऐसे वादों को पूरा करती है जो उन्होंने किया है। हमने रोजगार भी दिया है, हमने हाईवेज भी बनाए हैं, हमने एक्सप्रेसवे भी बनाए हैं, हमने एयरपोर्ट भी बनाए हैं, हमने राशन भी पहुंचाया घर घर तक। तो ये सारी चीजें हैं, जनता इससे खुश है।
जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद करती जा रही है। और आप देखिएगा आगे आगामी 10 मार्च को जब हम बैठेंगे तो भारतीय जनता पार्टी 300 से प्लस सीटें लेकर आ रही है। दीपक जी देखेंगे तो हम भी और देखेंगे, आप भी और देखेंगे। रत्नेश जी, संजीव जी के साथ पूरा प्रदेश और देश आ रहे हैं। रत्नेश जी ने पहले ही शुरुआती चर्चा में ही मान लिया है कि वो दरअसल उत्तर प्रदेश में सत्ता काबिज होने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए, उत्तर प्रदेश में राज करने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो चुनाव लड़ रहे हैं तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ फेंकने के लिए और भारतीय जनता पार्टी को किसी भी तरीके से सत्ता में आने से रोकने के लिए। यह चीज रत्नेश जी ने शुरुआती दौर में ही कह दी है उन्होंने। आप भले ही कांग्रेस जो है बीजेपी को रोकने के लिए चुनाव लड़ रही हो रत्नेश जी, लेकिन कांग्रेस के सियासी, या हम कांग्रेस की सियासत बोलेंगे, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की नहीं, कांग्रेस की सियासत में पलीता लगने का काम इस बार होगा। यदि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 50 सीट भी नहीं कांग्रेस ला पाई तो, क्योंकि जिस तरीके से प्रियंका गांधी ने बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा दिया और जिस तरीके से जो एक हवा बनाई गई, हवा बनी भी बिल्कुल लीक से हट करके प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा, एक नए मुद्दे को लेकर के आई, महिलाओं का मुद्दा, महिलाओं को मजबूत करने का मुद्दा, सशक्त करने का मुद्दा। लेकिन उत्तर प्रदेश की ये जनता और ये जो मुद्दा आपका है कितना प्रलोभित कर पाएगा, ये जिस दिन मतदान की काउंटिंग होगी, जो मतदान हो रहे हैं उस दिन पता चलेगा। और जिस तरीके से सबसे बड़ी बात यह है कि आपके अंदर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो बगावत के सुर समय समय पर देखने को मिलते हैं, या ये कहें कि नेतृत्व करने की जो क्षमता है वो क्षमता नजर नहीं आती है कांग्रेस के नेताओं में, इसका भी खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और अगर हम कह रहे हैं कि 50 सीट नहीं ला पाई कांग्रेस, तो नेहरू परिवार का भारतीय राजनीति में यह आखिरी ट्रंप था, वो ट्रंप भी यूज हो चुका होगा। आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। रत्नेश जी आप बोलिए। आप मैं जवाब दे देता हूँ। हाँ। शायद मेरे बयान का जो मर्म था वो आप समझ नहीं पाए। हमने कहा कि हम चुनाव लड़ रहे हैं अत्याचारी और आतताई भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाकर बाहर फेंकने के लिए। इसका अर्थ स्वयं में यही हो जाता है कि हम सत्ता में आकर इनको बाहर फेंकने की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे तब तक ये बाहर नहीं जाने वाले। तो मेरे बयान का एक गूढ़ अर्थ था जिसे आपने बहुत नहीं, आपने ये भी कही कि हम ये मानते हैं कि हो सकता है सत्ता पर ना आ पाए। तो हमने कहा बिल्कुल, मैंने कहा हो सकता है कि जनता को लगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी को ही थोड़ा देख लेते हैं, या बहुजन समाज पार्टी को देख लेते हैं, या समाजवादी पार्टी को देख लेते हैं। देखिए, आपको अपने लिए, सुन लीजिए योगेश जी, मेरी बात कंप्लीट होने, देखिए आपको कभी भी इतना कॉन्फिडेंट होके नहीं बोलना चाहिए कि वो जनता को चोट कर जाए। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं और उसके नेताओं की तरह अहम में नहीं बोलता। हो सकता है कि जनता हमें वहां तक ना पहुंचाए, हो सकता है जनता हमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दे। ये तो जनता के मन में है ना, किसी पार्टी के नेता और किसी व्यक्ति के हाथ में तो है नहीं। दूसरी बात, आप प्रियंका जी का नाम लेते हैं तो आप ये भी देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे 5 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, और जहां 3 प्रदेश ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी हमसे पिछड़ी हुई है और हम लीडिंग पार्टी के रूप में वहां सरकार बनाने के लिए फाइट कर रहे हैं। गोवा, उत्तराखंड और पंजाब, मणिपुर में भी हम इन्हें टक्कर दे रहे हैं। एक प्रदेश में केवल है उत्तर प्रदेश जहां ये थोड़ा सा फाइट कर रहा है। कैसे किसी ने कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का ट्रम्प कार्ड या कांग्रेस पार्टी की राजनीति खत्म हो गई? किसी अन्य दल के पास और किसी राष्ट्रीय स्तर पर उतना जनमत नहीं है जितना कांग्रेस पार्टी के पास है।
और आप भी देखेंगे कि देखिए, आप एक प्रदेश के चुनाव से किसी राजनीतिक पार्टी का भविष्य मत निर्धारित करिए। आप देखिए 5 प्रदेशों में, सबसे ज्यादा प्रदेशों में कौन जीत कर आ रहा है? हम आ रहे हैं जीत कर। उत्तराखंड की जनता के साथ इन्होंने कितना अन्याय किया है क्या नहीं जानते आप? गोवा में इनके सीएम का बेटा इनसे बगावत कर दे रहा है, तो वो बगावत नहीं होती। गोवा में इनके पूर्व सीएम बगावत कर देते हैं, वो बगावत नहीं होती। उत्तराखंड में इनके मंत्री बगावत कर देते हैं, वो बगावत नहीं होती। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर की बगावत की लोग क्यों बात नहीं करते हैं? कांग्रेस पार्टी के, और बगावत क्या की गई? वो चाटुकार थे जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर चले गए। जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में गए उनको बनाया नेता कांग्रेस पार्टी ने था। ऐसे लोगों की कांग्रेस पार्टी में कोई आवश्यकता नहीं है जो सत्ता के लिए किसी के भी चरणों में जाकर झुक जाए। वो चाहे जितिन प्रसाद हो, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे वो आरपीएन सिंह हो। कांग्रेस पार्टी का विरोध करते करते कांग्रेस के नेताओं से भरी पड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी। इनके जो बड़े बड़े लीडरान है वो कांग्रेस पार्टी से उनका एफिलिएशन देखेंगे आप। और ये जो दूसरा कह रहे थे कि हमारे नेता का बौद्धिक स्तर क्या है, तो हमारे नेता का बौद्धिक स्तर इतना तो अच्छा है कि इंटर और 12वीं का अंतर उसे पता है। आपके गृह मंत्री का बौद्धिक स्तर कितना आप देख लीजिए। पूरा देश मजाक बना रहा है। 12वीं करने के बाद इंटर कराएंगे आप? ऐसा गृह मंत्री बनाया है आपने? ऐसे नेता है आपके? अरे 6वीं का बच्चा भी जानता है कि 12वीं और इंटर एक ही होता है। अब इनके गृह मंत्री को यह तक नहीं पता कि 12वीं और इंटर में अंतर क्या होता है, और ये दूसरों के बौद्धिक स्तर पर सवाल उठा रहे हैं। अरे पहले खुद का बौद्धिक स्तर ठीक करवा लीजिए। होता है, निकल जाता है रत्नेश जी, निकल जाता है। उन्हें इतना तो पता होगा 12वीं और इंटर का मतलब। और जनता के बीच में क्या ये फैक्टर जाएगा क्या? आप बता दीजिए, जनता के बीच में क्या ये मुद्दा लेकर के जाएंगे आप कि वो उन्हें 12वीं और इंटर का मतलब नहीं पता है? आप ये फैक्टर, ये मुद्दा लेकर के जाएंगे? ये मुद्दा जनता के बीच ले जाने की आवश्यकता ही नहीं। जनता जानती है मूर्खों की सरकार है, इनसे और कोई अपेक्षा ही नहीं की जा सकती। ठीक है, इनसे और कोई अपेक्षा की भी नहीं जा सकती। उसमें चिंता का विषय कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, एक बात बता दीजिए दीपक जी, अगर किसी अन्य पार्टी के नेता से ऐसा होगा तो वो स्लिप ऑफ टंग नहीं होता, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के तो चलता है। क्या बात करते हैं मैं आ रहा हूँ आपके पास। कुछ नहीं चलता और किसी के साथ नहीं चलेगा। सबके साथ एक साथ चलेगा और सबके साथ सवाल चलेंगे हमारे। किसी के साथ बाकी कुछ नहीं चलेगा सवालों के अलावा। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। देखिए रत्नेश जी, आपने कहा, बता रहे हैं आपको कि दरअसल आप में और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने जो बगावत शुरू होती है उसमें अंतर क्या है? इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े साम्राज्यों का पतन जो होता है वो सूबों की बगावत से होता है। साम्राज्यों का पतन तो बहुत पहले हो गया था भारत में। उसके बाद शुरू हुआ जो राजाओं का जो दौर था वो भी खत्म हो गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्वतंत्र भारत में सत्ता संभालने की जो कमान रही वो गांधी और नेहरू परिवार के में रही। और उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद इसके गवाह हैं कि कुछ राज्यों तक ही सिमट गई कांग्रेस। कुछ तो वजह रही होगी। और जिन राज्यों में सिमट गई उन राज्यों में भी कांग्रेस के अंदर खाने ही बगावत की आवाज, बगावत के सुर सामने आने लगे। कांग्रेस का जो आज हस्र है, यह हस्र ना होता नहीं तो, अगर अंदर खाने इतनी बड़ी बगावत ना होती तो। पंजाब का जिक्र कर लीजिए, छत्तीसगढ़ का जिक्र कर लीजिए, राजस्थान का जिक्र कर लीजिए, सुन लीजिए। आपको क्या लगता है? सुन लीजिए, आपकी बात लेंगे, आपकी बात पूरी करेंगे, आपकी बात लेंगे। ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं देंगे, आपको पूरा मौका देंगे। अच्छा समय है हमारे पास।
पंजाब में आपको क्या लगता है कि आपकी लड़ाई खत्म हो गई? मैं अगर अपने चश्मे से ठीक देख पा रहा हूं तो पंजाब कांग्रेस की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव भले ही खत्म हो गए हों, अभी गिनती बाकी है, अभी गिनती बाकी है। और चुनाव से पहले, मतदान से ठीक पहले जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही थी आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के परिवार की तरफ से, वो इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अभी बगावत खत्म नहीं हुई है पंजाब सरकार में, पंजाब कांग्रेस में। और आने वाले समय में यदि आप सरकार में आते भी हैं तो अभी देखिएगा कितनी बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं कांग्रेस खुद अपने आप में, अपने घर में। अब रही बात बीजेपी को लेकर के, आपने कहा कि बीजेपी के अंदर जब फूट होती है तो ऐसा शोरगुल क्यों नहीं होता है? दो तरह के घर होते हैं। एक घर ऐसे होते हैं जिनके घर में लड़ाई झगड़ा तो प्रतिदिन होता है, लेकिन बगल वाला पड़ोसी आवाज नहीं सुन पाता है कि अंदर क्या हुआ। जब वो गेट से बाहर निकलते हैं, दो भाई, एक ही घर में अगर 4 भाई हैं, 2 भाई अंदर बहुत लड़ाई की है, लेकिन अगर घर के बाहर गेट से निकले तो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के निकलते हैं। परिवार वाले समझते हैं, बगल वाला पड़ोसी समझता है नहीं यार, मजबूती के साथ हैं, इनसे पंगा लेना बड़ा लफड़ा हो जाएगा अगर इनसे वो कर लेंगे, वो बोलेगा नहीं। और दूसरा घर होता है जो थोड़ी सी भी खटपट हुई तो भाई भाई को आके तान के चलता है गेट के बाहर, तो उस परिवार का फूटना तय है। यह है कांग्रेस और बीजेपी में फर्क। बोलिए रत्नेश जी, बोलिए क्या कह रहे हैं आप? अपने बगावती छोड़ ले जाकर मनोहर पर्रिकर के बेटे ने नॉमिनेशन किया है इनके कैंडिडेट के खिलाफ। हाँ बिल्कुल किया है, निर्दलीय लड़ रहे हैं। मैं बोल रहा हूं ना, मैं एक उदाहरण दे करके, ऐसा नहीं है, बीजेपी के अंदर बहुत सारी बगावतें आई हैं। अरे सुन लीजिए, मैं बता दे रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश पे चर्चा कर रहे हैं। अरे रुक जाइए भाई, अरे प्रभु सुन लीजिए प्रभु सुन लीजिए। आप कहाँ गोवा जा रहे हैं? गोवा जाने में बड़ा खर्चा लगेगा, रुक जाइए, सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में आइए ना, उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कहाँ गोवा जाएंगे? अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश का हम उदाहरण दे रहे हैं, आप गोवा में फर्जी उदाहरण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हम बगावत जो आ रही बीजेपी में वो दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना उदाहरण देने जा रहा हूं मैं। अरे नया देने जा रहा हूं, आप पुराना कहा, मैं नया देने जा रहा हूं। सुनिए, नया देने जा रहा हूं, लीजिए ना, कैच तो करिए आप। मैं तो आपके पाले में खेल रहा हूं, मैं तो आपके साथ बोल रहा हूं। अब बोलिए, आप कह रहे हैं ना कि मैं बीजेपी के पाले में, मैं आपके साथ बोल रहा हूं। रीता बहुगुणा जोशी ने बगावत की क्या? रीता बहुगुणा जोशी ने यहां तक कहा कि हम अपना पद दांव पर लगा देंगे लेकिन हमारे बेटे को टिकट दिया जाए। चाहती तो बगावत कर सकती थी, आपके यहां बगावत करके गई थी, सोचिए। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल मैनेज किया, डैमेज कंट्रोल किया, नहीं जा पाई ना बाहर। जी कितने नेता हैं ऐसे, और सुन लीजिए, कितने नेता हैं ऐसे जो उत्तर प्रदेश में ही टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला उनके बेटों को, बीजेपी ने मैनेज किया ना। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को मत कह दीजिएगा। मैं आपको उदाहरण, अरे सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। अब योगेश जी अब जवाब सुनिए। गोंडा जनपद की एक विधानसभा है तरफगंज, जानते हैं बहुत अच्छे से। वहां से एक भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता है योगेश शुक्ला जी, जानते हैं। वो टिकट मांग रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, वो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मैदान में है। हाँ। दूसरी बात, एक हुआ करते थे अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भैया, करनालगंज विधानसभा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। उन्होंने खुले तौर पर समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी योगेश प्रताप सिंह को समर्थन देने की घोषणा की। सुनिए लल्ला भैया, अगला सुन लीजिए तो भाई, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए, मैं आपको सुना। अरे भाई सुनिए, बोलिए। अच्छा बोल लीजिए, आप ही बोल लीजिए। सुन तो लीजिए, सुनिए। 2004 के लोकसभा चुनाव में गोंडा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे स्वर्गीय घनश्याम शुक्ला जी। ये नाम भी आप लोगों ने नहीं सुने होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कभी कहा जाता था कि भारतीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के दत्तक पुत्र हैं वो। उनकी हत्या के बाद उनका पूरा परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने उनको संरक्षण तक नहीं दिया और मजबूरन उनको समाजवादी पार्टी की शरण लेनी पड़ी।
और सुन लीजिए, और सुन लीजिए, बगल में चले जाइए आप, उपेंद्र नाथ शुक्ला भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी के। आज उनकी पत्नी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव मैदान में है, वो भी समाजवादी पार्टी के टिकट पर। अब ये मत कहिएगा कि जो प्रदेश उपाध्यक्ष रहा भारतीय जनता पार्टी का, उसका कोई औचित्य नहीं होता। खत्म होने के बाद, उनके खत्म होने के बाद, चलिए सुनाइए, मैं अरे आपको सुन बता तो रहा हूं। लीजिए, बगावत तो बगावत होती है। हम कह रहे हैं, हमने कहाँ कहा, हमने तो आपको आपके पाले में बॉल फेंकी है। ठीक है, आप बोलिए और बोलिए। अगला एग्जाम्पल ले लीजिए, अयोध्या में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, किसी अन्य दल से आए तो उनको टिकट नहीं दिया गया। वो वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। ये विधायक एक बार के दो बार के विधायक है ना, ये बीजेपी ने ही कई, इसमें ऐसे नाम सुन लीजिए, कई ऐसे नाम है जो विधायक बन भी ना पाते, कई ऐसे नाम है जो विधायक बन भी ना पाते, बीजेपी ने विधायक बना दिए हैं। ठीक है, आएंगे आपके पास, आ रहे हैं। योगेश जी, जो मैंने एग्जांपल दिया है घनश्याम शुक्ला जी वाला, वो राज्य सरकार में मंत्री थे, कैबिनेट, हाँ, राजनाथ सिंह की सरकार में, मालूम है अब ऐसे व्यक्तियों के एग्जाम्पल आप देखिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह हवाई बात नहीं करता। मैंने अभी जो अपना राजनीतिक जीवन जिया है, स्वामी प्रसाद मौर्य भी बीएसपी में भी जो है एक कद्दावर मंत्री थे, उनका जो कद था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। जब बीजेपी में गए तब भी उनका क्या कद था वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इस बार में उनको क्या कद मिल रहा है, क्या उनके हालात हैं कि सीट बदलनी पड़ रही है। दावे ठोक रहे थे, चैलेंज कर रहे थे कि हमसे कोई जीत के नहीं जाएगा, उस सीट में हमारा नाम लिखा है, अधिकार है, ऐसा बता रहे थे कि वो सीट मान लीजिए उनके पाले में चली गई। मौर्य ना तो कभी हमारी पार्टी के नेता, अरे मैं आपकी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा हूं, जो आप नेताओं का जिक्र कर रहे हैं ना, जो उसका मैं बता रहा हूं, क्या जनाधार है, क्या वोट बैंक है, वो मैं सब जानता हूं सबका। ठीक है, आएंगे आपके पास। संजीव जी आप बताइए, जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, भारतीय जनता पार्टी तो बड़ा आरोप सीधे सीधे लगा रही है भाई, कि जिस तरीके से अपराधीकरण, माफियाकरण जो आपकी सरकारों ने किया है, योगी आदित्यनाथ की सरकार आई उसके बाद उखाड़ने का काम किया है बीजेपी सरकार ने। आएंगे आपके पास, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार बने हुए हैं। संजीव चौधरी जी के पास सीधे चलेंगे। संजीव चौधरी जी, जिस तरीके से बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए कि वास्तव में जो समाजवादी पार्टी में जो लोगों के अंदर डर था, वहम था उत्तर प्रदेश वासियों के अंदर, वो तोड़ने का काम किया है। दूसरी बात ये कि ये जो अवध क्षेत्र में चुनाव होने जा रहा है, 9 सीटों पर जिनमें चुनाव है, जिनमें मतदान होंगे चौथे चरण का, 4 जिलों में, 9 जिले में जो है, 4 जिलों में लास्ट 2017 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, विपक्ष को एक भी सीट नहीं मिली थी इन जिलों में। वास्तव में इस बार आप किस उम्मीद को लेकर के आ रहे हैं और किस उम्मीद के साथ इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि आपकी सरकार अब तक चौथे चरण तक बन चुकी होगी? जहां तक हमारे भाई अभी बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप होटल में नहीं सो सकते, पुलिस आएगी आपकी जान ले लेगी। आप किसी होटल में जाएंगे और पुलिस आएगी, वहां आपकी जान ले लेगी। उन्नाव कांड को नहीं भूल सकते। हाथरस कांड में क्या हुआ, इन लोगों ने रातों रात इनके अधिकारियों ने रातों रात क्या किया, ये मैं बार बार दोहराऊं, सबको पता है। और तीसरी बात, चुनाव के दौर में क्या किया इन्होंने, एक सम्मानित बहन हमारी जा रही थी, उनका बाकायदा, जैसे महाभारत में, ये एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कौरवों की सेना है और हम लोग एक सच्चाई की जीत लड़ रहे हैं श्री कृष्ण जी के साथ। ये जो है, इन्होंने क्या किया, एक सड़क पे बाकायदा चीर हरण, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बखान कर रहा, ये पब्लिक ने देखा, पूरे उत्तर प्रदेश में देखा। और इनके कार्यकर्ता तमाम सड़कों पे थे, डीएम के साथ बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस के एसएसपी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो कौन सा सुशासन था इनका?
ये कौन सा कह सकते हैं कि सुशासन किया इन्होंने? डीएम को हटका रहे थे, कप्तान को हटका रहे थे। अभी मैंने पिछली बार एक घटना देखी, इनकी पार्टी की जिलाध्यक्ष एक इंस्पेक्टर को बुरी तरीके से लताड़ लगा रही थी, कितनी गालियां दे रही थी कि तेरी वर्दी उतार दूंगी मैं। ये कौन सी, ये गुंडाई नहीं है क्या? ये क्या है? ये कैसे कह सकते हैं? और ऐसे में हजारों गिना सकता हूँ, उंगलियों पे अभी गिना सकता हूँ। वही कुलदीप सेंगर आईजी के पास जाते हैं और तमाम कॉलर ऊपर नीचे ऊपर करके वापसी आते हैं, उनको पुलिस अरेस्ट नहीं करती। जब पब्लिक का दबाव पड़ा, जब आम पब्लिक का दबाव पड़ा, तब जाके उसकी गिरफ्तारी हुई। वही कुलदीप सेंगर इन्हीं की पार्टी का विधायक था। तो ये कैसे कह सकते हैं अपना इनकी सत्ता में अपराध नहीं हुआ? ऐसे में कितने अपराध गिना सकता हूं। और रहा दंगे का सवाल, जब दंगाई लोग सत्ता में आ जाते हैं तो दंगे नहीं होते। यही लोग थे जिन्होंने ये तो बहुत बड़ा आरोप लगा दिया आपने संजीव जी। यही लोग थे जो मुजफ्फरनगर में दंगा कराया। इनके विधायक जिनको Z+ सुरक्षा इन लोगों ने दी हुई है, उन लोगों ने रथ लेके चले और वहां जाके तमाम दंगा करा दिया इन लोगों ने। ये भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है और ये बहुत झूठ बोलती है। इसको केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को सत्ता चाहिए, चाहे किसी का हत्या हो, जनता को चाहे किसी का बलात्कार हो, चाहे कुछ भी हो। जनता को कैसे समझा ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। ये मैं इनसे अपने भाई से पूछना चाहता हूँ, 5 बड़े काम उत्तर प्रदेश के अंदर बता दे। 5 बड़े काम उत्तर प्रदेश के अंदर ये बता दे, गिना दे मुझे। ये खाली हवाओं में नहीं चलता। ये बताएं पब्लिक को कि उत्तर प्रदेश के अंदर 5 बड़े काम क्या किए। इन्होंने 5 बड़े काम, मैं ये नहीं गिना सकते तो मैं गिना सकता हूँ उनके। इन्होंने किसानों के हत्यारे हैं। इनके जो मंत्री हैं, उनके बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई, उनकी आज जेल हो गई, वो जेल से बाहर आ गए। और जो किसान निर्दोष हैं वो आज जेल में है। इन्होंने ये कार्य किया है। तो ये जनता भूली नहीं है, ये भूली नहीं है उस लाठी को जब जैन चौधरी के ऊपर लाठी चलाई थी। किसान उसको भी नहीं भूला है। ये इनको केवल सत्ता चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इनका फार्मूला केंद्र से आता है। इनकी तमाम कैबिनेट, तमाम गृह मंत्री, राज्य मंत्री तमाम उत्तर प्रदेश में पड़े हैं। केवल अखिलेश जी से और जैन जी से घबरा करके इनको रात में नींद नहीं आती। रात में अखिलेश जयंत करते हैं, सुबह उठते हैं तो उनकी पूजा करते हैं, और रात को ये नींद की गोलियां ले लेके सो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये इतने क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया। अगर काम किया होता या किसानों के ऊपर कोई काम किया होता, नौजवानों को रोजगार दिया होता, ये कोरोना काल में एक नाबालिग बेटी 700 किलोमीटर अपने बाप को साइकिल पे बैठा कर लेके जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहाँ थे? ये कोई इनके विधायक, MP, MLA अपने घर में सो रहे थे। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सड़कों पे था। आज उसी की देन है जो आम पब्लिक आज समाजवादी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तरफ को देख रही है। हम जितने वादे किए हैं वो वादा नहीं किया, हम काम करके दिखाएंगे। हम भर्ती करेंगे, ये ठोकों की नीति करते हैं, हम भर्ती करेंगे। हम नौजवानों को रोजगार देंगे, हम बिजली मुफ्त 300 वाट 300 बिजली मुफ्त देंगे। और हमने जो सबसे बड़ा एक वो कराया है, जो इन्होंने क्यों नहीं किया? इनकी तो राष्ट्रीय पार्टी बताते हैं इन्होंने पेंशन बहाली नहीं की। हम पेंशन बहाल करके दिखाएंगे। हम इतने वादे लेके, ये वादे जो करते हैं झूठे करते हैं। इन्होंने 2017 में, मैं पांडे जी आपको बता दूं, ये असहने लोग हैं, इस देश को लूट के खा गए। इनको 7 पीढ़ी भी माफ नहीं करेंगी। ये 2014 में आए थे, इन्होंने पूरा देश लैंड में लगा दिया था। उसके बाद 2017 में इन्होंने हाहाकार मचवा दिया। कोरोना काल में हमारी लाशें, हमारे माताएं, बहनें और बुजुर्गों की लाशें गंगा में बह रही थी। इन्होंने क्या इंतजाम किया? ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तरस रहे थे, सड़कों पे हाहाकार मचा हुआ था। ये भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए इस भारतीय जनता पार्टी के नाकाम लोगों को ये उत्तर प्रदेश की जनता, और उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों से जनता इनको भगाना चाहती है, खदेड़ना चाहती है। और ये 50 साल तक भी सत्ता में नहीं आएंगे, क्योंकि ये अगर रोजगार मांगोगे तो ठोक देंगे, या हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे, मस्जिद और मस्जिद की बात करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता
विकास चाहती है, एक अच्छा सुशासन चाहती है, लोगों में शांति चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल हिंदू हिंदू करके मैं पूछना चाहता हूं अपने भाई से कि अगर ये हिंदू हिंदू करते तो अल्पसंख्यक सभा इन्होंने अपनी पार्टी में क्यों बना रखी है, ये बता दें। ये क्यों नहीं भंग करते अल्पसंख्यक सभा को? इनकी भारतीय जनता पार्टी की पार्टी में अल्पसंख्यक एक सभा बनी हुई है, उसमें इनके तमाम अल्पसंख्यक लोग हैं, लेकिन इनकी नीति ठोको नीति है और ये हिंदू और मुसलमान करना चाहते हैं देश के अंदर। इस देश को चलाना चाहते हैं। जो देश ये ना तो चलेगा क्योंकि सब लोग सजग हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश का किसान सजग हो चुका, नौजवान सजग हो चुका है और ये किसान धरने पे बैठे थे और ये अपना कह रहे थे कि आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं। इनको शर्म नहीं आई। मैं तो कहता हूं कि आप लोगों को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। और दावे के साथ एक बात और कह देना चाहता हूं कि 2022 में तो सत्ता इनकी गई, लेकिन 23 आते आते केंद्र की सरकार भी इनकी गिर जाएगी। जिस तरीके से इन्होंने आतंक बचाया हुआ इस देश में, इन्होंने कुछ 3, 4, 5 लोग छोड़े हुए इस देश को लूट करके और विदेश में भगाने के लिए छोड़ा हुआ है कि विदेश में चले जाइए और भैया कुछ हमें दे जाइए और कुछ आप ले जाइए, कुछ विदेश में दे दीजिए। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, धनाढ्य लोग। देश का अमीर होता जा रहा है और देश का गरीब होता जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। ले लेते हैं सवाल, ले लेते हैं आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। दीपक जी, ये तो सच है कि उत्तर प्रदेश का ये चुनाव आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की दिशा को तय कर देगा। दीपक जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, दीपक जी का संपर्क टूट गया है शायद। तो जिस तरीके से आपने ये बड़े दावे किए संजीव जी, इनका कोई आधार है या बेबुनियाद दावे आप मतलब कैसे कर रहे हैं? मिश्रा जी, सॉरी, है ना? ठीक है, अच्छा दीपक जी आवाज आ रही है। दीपक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अच्छी तरह से देखा है आपकी सरकारों में क्या हुआ, ये भी हमने बहुत अच्छी तरह से देखा। दीपक जी, आपको आवाज मिल पा रही है कि नहीं? स्टार प्रचारक आपके साथ नहीं रह पाए। आप संविधान की बात करते हो, सबसे ज्यादा संविधान पे प्रहार करने वाले आप लोग, इमरजेंसी लाने वाले आप लोग, आपने 5000 सिखों का कत्ल करवाया वो आप लोग। राजस्थान के अंदर आपने एक भी व्यक्ति का, एक भी किसान का कर्जा माफ किया हो तो आप बताइए। बेरोजगारी भत्ता के नाम पर आप 1 रुपया नहीं दे पाए, तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? कौन से सुशासन की बात कर रहे हैं? आज आप अपने गढ़ों को नहीं बचा पाए, ना रायबरेली को बचा पाए, ना अमेठी को बचा पाए। वहां पर आपकी खुद की सोनिया गांधी, अभी तक जो हमने गिनाया है वो झूठ नहीं गिनाया। गांधी वहां पर सांसद है, उस जगह को भी नहीं बचा पाए। आपने उत्तर सालों के बाहर है, उसके बाद ऐसी बातें करते हैं। आप विशेष दृष्टि दोष से पीड़ित लोग हैं। अरे भैया, लाठी बरसाओ नीति वाले अरे लोग भी अब काम वहां कर के रहे हैं। अंदर आपने 28 में से केवल महिलाओं को टिकट दिया। देते नहीं। पंजाब में आप महिलाओं को देना नहीं चाहते, केवल और केवल। अरे भैया, आपने इलाहाबाद में लड़कों को किस तरह मरवाया, भूल गए क्या? राजस्थान में आप महिलाओं को कुछ भी नहीं देंगे। आपको मैं बता दूं, गोवा के अंदर 28 सीटों में से केवल 2 सीटें महिलाओं के लिए आपने दी है। 7% बनता है वहां की महिलाओं का विकास। आपने कितने दी है? पंजाब की महिलाओं का विकास। अरे आप उत्तर प्रदेश में आपने कितने दिया ये बताइए ना। उत्तर प्रदेश में आपने कितने दिया है? एक स्वाति सिंह का नहीं बोलेंगे, काम दिया। एक स्वाति सिंह का काम दिया। तो उत्तर प्रदेश के अंदर नजर आए। बताओ तो, आपने स्वाति सिंह का क्यों काटा? मिश्रा जी सुन लीजिए, बौद्धिक स्तर। सुन तो लो, बताओ ना, आपने कितना दिया? आलू डालो अच्छा, रुक जाइए भैया, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। एक सेकंड दीपक जी आप भी रुकिए और रत्नेश जी आप भी रुकिए। एक सेकंड रत्नेश जी रुक जाइए रत्नेश जी। दीपक जी देखिए, ये बात तो सच है कि ये 2022 की विधानसभा जो चुनाव हैं, ये आने वाले समय में लोकसभा चुनाव की दिशा को तय कर देंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए भी ये चुनाव अपने आप में बहुत अहम योगदान निभाएंगे। अब कर लें चौथे चरण के मतदान की बात, तो देखिए टेनी का जिक्र किया। हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं समाजवादी पार्टी के नेता संजीव जी। उन्होंने कहा तराई क्षेत्र में देखिए मतदान होने हैं इस चरण में, तो ये तो सच है कि रोष तो है किसानों के बीच में। जिस तरीके से जो कांड हुआ ये पूरा, और जमानत मिलने के बाद तो फिर एक बार जो आग लौ जल रही थी थोड़ा सा,
उसमें घी डालने का काम हो गया है कहीं ना कहीं, वो लौ और तेज हो गई है थोड़ी सी। और अगर लखीमपुर के आसपास के जिलों का जिक्र करें, वो चाहे हरदोई का जिक्र करें चाहे सीतापुर का जिक्र करें हम, ऐसे में जिस तरीके से वहां पर जो पिछला प्रदर्शन आपने किया, सीतापुर में भी 9 सीटें हैं, उनमें 7 सीटों पर आप काबिज रहे। और इसके साथ ही अगर पीलीभीत का जिक्र करें तो 4 सीटें हैं पीलीभीत में, पीलीभीत में चारों सीटों पर आप रहे। हरदोई का जिक्र करें तो 8 सीटें हैं, उनमें 7 सीटों पर आप काबिज रहे। इस बार तो चुनौती है ना, अगर ये असर पड़ा, ये प्रभाव पड़ा, जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता ने जो जिक्र किया, ये कैसे आप इस सबको कंट्रोल कर पाएंगे या कैसे मैनेजमेंट कर पाएंगे आप? नाराजगी तो क्योंकि दिख रही है। देखिए पांडे जी, नाराजगी केवल और केवल विपक्ष में है, किसानों के बीच में नहीं है। आज किसानों को पता है कि अगर किसानों का सबसे ज्यादा साथ दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। 700 किसान आपने हत्याएं कर चुके हो, 700 किसान की आप दोषी हैं 700 किसानों के, और आप कह रहे हो नाराजगी नहीं है। 700 किसानों के दोषी है आप हत्यारे हैं 700 किसानों के, और आप कह रहे हो कि दोषी नहीं हो। अगर किसानों के पास 700 किसानों के हत्यारे हो, किसानों के ऊपर गाड़ियां चलाते हो, अगर किसी किसानों की फसल बर्बाद होने पर कम से कम आप लोगों को 70 करोड़ रुपए की मदद करी तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने मदद करी, वरना समाजवादी पार्टी ने मंत्री को बर्खास्त किया। किस मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई? आपने तो बर्खास्त किया, बताएं चैनल को। जाते थे 2004 से लेकर 2014 के बीच में मेरे 5 लाख किसान भाइयों ने आत्महत्या करी। रैली को बर्खास्त क्यों नहीं किया आपने? रैली को बर्खास्त क्यों नहीं किया आपने? के कानों पे जूं रेखती थी, ना समाजवादी पार्टी के कानों पे जूं रेखती थी, और केवल उनका मजाक बनाने के लिए आतंकवादी कहते थे, और आज आप कहते हो किसान नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर हमने किसानों के ऊपर गोलियां चलवाई, कीले ठोकी किसानों के ऊपर, कीले वही कीले आज उत्तर प्रदेश की जनता आपकी छाती में गाड़ देगी। उत्तर प्रदेश की जनता आपको भगा देगी, आपका खदेड़ा कर देगी। तो आपको मिलेगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के लिए भले के लिए लगातार काम कर रही है। भी कराए हैं भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को रत्नेश जी बोल रहे हैं, रत्नेश जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। आप दोनों लोग किसने ठोकी कीले बताए? ये दोनों पार्टियां कहाँ थी? पार्टियों ने किसानों का कराया था, केवल अब आने वाली पार्टियां हैं, कहीं नजर नहीं आती थी जमीन। बोलते बंद हो जा रही है। क्या पार्टी समाजवादी परगलाने का काम किया? 12 बजे आपने हाथरस में बच्ची को जबरदस्ती अंतिम संस्कार करवा दिया, और ज्यादा कोरोना के कारण ये समाजवादी पार्टी है। जापानी गोरखपुर के अंदर कितना था, मारे जाते थे, आज उसका समूल नष्ट करने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। WHO के माध्यम से भी बताया गया कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा मैनेजमेंट सरकार है क्या? भारतीय जनता पार्टी का है WHO भारतीय जनता पार्टी का है क्या? कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहता है, केरल सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहता है, वहां पर एक शब्द नहीं निकलेगा। वैक्सीनेशन सबसे कम है, पंजाब के अंदर वैक्सीनेशन सबसे कम है, महाराष्ट्र के अंदर वैक्सीनेशन सबसे कम है, केरल के अंदर वैक्सीनेशन सबसे कम है। अगर कहीं पे वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा हुआ है तो वो बीजेपी शासित। तुमने अपने जेब से कर दिया क्या वैक्सीनेशन? तुमने अपनी जेब से किया क्या? एक सेकंड तुमने अपनी जेब से किया क्या? संजीव जी नहीं, देखिए शब्दों की गर्मा बना रखिए। एक अच्छा नेता नहीं, क्या विकास करेंगे उत्तर प्रदेश का? सबको शासन काल मिला, 33 वर्षों से कांग्रेस को बाहर निकाल के रखा है। जितना वो यहाँ पर बोल रही है उतना तो वो विधानसभा छोड़ गया था। को बचाइए, आपका लड़का लड़ नहीं पाए यहाँ पर उत्तर प्रदेश। कांग्रेसी ये वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश लेने के लिए अपने बच्चों को भेजना पड़ा। दुकान बंद करवा रहे हैं।
आप क्या कोरोना काल में किसी की मदद करेंगे? इतनी बातें करते हैं आप लोग। रत्नेश जी आ रहे हैं भाई, आप बोलने नहीं दे रहे दीपक जी अपराध को। की दीपक बात जी आए को बात तो तो रखने दीजिए, छत्तीसगढ़ के तब तो अंदर आपके सबसे पास ज्यादा आएंगे। अपराध होते हैं। इनकी बात का जवाब देना है मुझे। बस आ रहे हैं, एक मिनट 150 से ज्यादा दीपक जी किसानों बोल ने लीजिए, एक मिनट में आ छत्तीसगढ़ के गया। अंदर आत्महत्या कर ली, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। कि बेरोजगारों को भत्ता देने की बात है, उस पे एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनके खुद के मुख्यमंत्री बोलते हैं 1 लाख आपने रोजगार दिए, 1 को भत्ता दिया है। तैयारी रुक है। जाइए रत्नेश जी, रुक अरे जाइए, आ वहां रहे हैं आपके रोजगार पास। दे नहीं पाए, उत्तर प्रदेश के अंदर देंगे। ये क्या रोजगार देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? रोज रीट लेखपाल का पेपर वहां पे आउट हुआ, अरे प्रकाश अभी भी तो गोदराई आउट हो का, रहा है भाई। NSUI का कितना प्रदेश रोजगार दे महासचिव, दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने? कितना रोजगार दे दिया भाई? पेपर तो अभी भी आउट हो रहा है, उत्तर टेट का एग्जाम करा नहीं पा जी। रहे, देख रहे हैं बेचारे तो- सी टेट के रिजल्ट नहीं निकल पा रहे। अरे सुनिए तो, हाँ ये एक और मुझे पॉइंट याद आ गया। अभी कई लड़कों का, कई छात्रों का मेरे पास फोन आया कि भैया सी टेट के एग्जाम के रिजल्ट हम देख रहे हैं, वो आने थे, आ ही नहीं रहे हैं। पांडे जी देखिए, सबसे ज्यादा अगर रोजगार दिया तो 4.5 लाख सीधा रोजगार हमने सरकारी नौकरियों में दिया, तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। 3.5 लाख अगर हमने संविदा के माध्यम से विभाग वाइज आंकड़ा नहीं दे पाए, लेकिन आज तक आप विभाग वाइज आंकड़ा नहीं दे पाए। शिक्षक भर्ती में ठीक है दीपक जी, आएंगे आपके पास, आएंगे। हमने रत्नेश जी लिपिक रुकिए। भर्ती में किया। ठीक, ये पूरा डाटा है, हम समय समय पे लगातार ठीक देते आ रहे हैं। ठीक है, आगे बात आप लिख आपकी। लीजिए उसे लगातार। आपने- हमने शिक्षक 1.5 लाख शिक्षक भर्ती में, 1.5 लाख पुलिस में, ठीक, और उसके ठीक, बाद ठीक। में लिपिक भर्ती के कितना अंदर। झूठ बोलते हो, ठीक है कितना दीपक झूठ जी, बोलते दीपक हो। जी आ रहे हैं भैया आपके पास, कितना आएंगे। झूठ बोलोगे, अरे ठीक है, कितना झूठ बोलोगे। संजीव जी आ रहे हैं आपके पास भी आएंगे। समाजवादी, रत्नेश जी, हरिश्चंद्र, रत्नेश समाजवादी जी बोलिए, कांग्रेस रत्नेश जी बोलिए, क्या पार्टी बोलना है। चाह रहे हैं रत्नेश जी? योगेश जी, हम्म भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता हम्म ये नहीं बताता कि उन्होंने किस विभाग में कितने पदों पर नौकरियां दी। हम्म अरे आपका एक कम से कम ये बता देना, राजस्थान के चुनिए तो भाई, अंदर प्रदेश महासचिव फिर चिल्लाने लगे। अब वही करेंगे आपके रत्नेश जी जो शिक्षा आपने मंत्री किया। के साथ में ये तो परिपाटी पड़ जाती है ये ना, आपके सुनिए, यहाँ पर होता है। परिपाटी पड़ जाती है, ये सर, आपका इसीलिए हम कह रहे थे कि आप कल्चर है शांत वहाँ पर। रहिए। इस मैं प्रकार इसीलिए की आपको कह स्थिति रहा पैदा था करी आपने रत्नेश जी कि आप उत्तर शांत राजस्थान रहिए, के अंदर, अपनी उत्तर बारी का प्रदेश इंतजार करिए, उत्तर और उसके प्रदेश के बाद आप अंदर आपने बोलिएगा। कुछ नहीं दीपक जी किया। आप, दीपक जी आप एक सेकंड, फिर आते हैं। खैर, जिस तरीके से सभी लोग एक दूसरे को मुद्दों पर बोलने के लिए जो बोल रहे हैं, मुझे लगता है अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए और अपनी अपनी बारी में बोलिए, तो अच्छे से चर्चा हो पाएगी और सार्थक चर्चा हो पाएगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ सभी मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। चौथे चरण के मतदान का हम जिक्र कर रहे हैं कि चौथे चरण में मतदान होगा, तो जिस तरीके से सियासी दल के ये बड़े बड़े दिग्गजों की जो साख दांव पर लगी है, जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, चुनावी मैदान में जीतने के बाद कई बार, उसके बाद फिर से एक बार इस चुनावी जंग में हैं और जीतने का सपना संजोए हुए हैं। ऐसे में 4 ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं, इन 9 जिलों में जो चुनाव होने जा रहे हैं उनके भी साख दांव पर लगी है, क्योंकि ये उनके जिले का मामला है। वो वहां से सांसद हैं, वो चाहे लखनऊ का जिक्र करें, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का, लखनऊ से सांसद है। अमेठी से सांसद है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उनका जिक्र करें, या फिर लखनऊ से ही जो सांसद हैं कौशल किशोर, उनका जिक्र करें, या लखीमपुर खीरी से जो सांसद हैं अजय मिश्रा, उनका जिक्र करें। इन लोगों की भी साख दांव पर लगी हुई है इस बार। इसलिए यह चुनाव और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इन 9 जिले का मतदान। रत्नेश जी, आप अपनी बात रखिए। जी, जो मैं ये बात कह रहा था योगेश जी, कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रवक्ता ये नहीं बताता कि उन्होंने किन विभागों में कितने पदों पर नियुक्तियां दी। कांग्रेस का कोई भी अरे भैया, दीपक जी आ रहे हैं। दीपक जी एक सेकंड रुक जाइए भाई, आप दीपक जी एक सेकंड रुक जाइए। आप अपनी बारी का इंतजार करिए, आपकी बारी पे आएंगे तब आप बोलिएगा। सभी लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार करें, उसके बाद बोलें। देखिए तभी सार्थक हो जा पाएगी चर्चा, नहीं चर्चा कुछ ना हम समझ पाएंगे और ना ही दर्शक समझ पाएंगे। आप लोग भी आपस में एक दूसरे नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है, इसलिए एक एक करके बोलते हैं और सीधे चलेंगे रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। दूसरा मुद्दा, यूपीएससी 2017 की परीक्षा का कुछ कहीं अता पता नहीं। 2018 यूपी मेंस का पेपर लीक हुआ, मैं उस खुद परीक्षा का परीक्षार्थी था। 2019 में हमने एक परीक्षा दी थी, मैंने भी परीक्षा दी थी। क्या कहते हैं, लोअर पीसीएस की। कम शब्दों में बात रखिएगा।
क्योंकि समय का लोअर पीसीएस की उस परीक्षा का परिणाम आज तक कहाँ है हमें नहीं पता। वीडियो की परीक्षा जो हमने भी दी थी, हमारे तमाम मित्रों ने दी थी, अंतिम चयन के उपरांत इस सरकार ने उसे निरस्त कर दिया। आप सोचिए उन युवाओं के ऊपर जिनका डीबी तक करवा लिया था इन्होंने, और उनको जब नियुक्ति देने की बात आई तो उन्होंने पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया। उन युवाओं पे और उनके परिवार पे क्या बीती होगी आप जान सकते हैं। तीसरी बात, आपने देखा अभी यूपी टेट का पेपर किस बृहद स्तर पर लीक हुआ। अभी आप बता रहे थे कि सीटेट की जो उत्तर कुंजी आई उसे देख पाना बड़ा मुश्किल होगा, और बहुत सारे हमारे मित्र अपना रिजल्ट भी नहीं देख पा समस्या रहे है, हैं। वही रोजगार की और छात्रों की युवाओं की समस्या है। ठीक है। और दूसरी बात सर, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। समय का अभाव, इसलिए मैं कह रहा हूँ दूसरी कम बात, शब्दों में ज्यादा बात बोल दीजिए। हमारा युवा जब इनके अनुसार जब धर्म पे बात करते हुए अयोध्या में दीपक जलाता है, कांवड़िया निकालता है तो उस पे फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन वही युवा जब इलाहाबाद और पटना पहुंचकर कहता है कि हमारी नौकरियों में घोटाले क्यों किए जा रहे हैं। चलिए, घोटाले वैसे सभी घोटाले किसकी सरकार में हुए हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। देश की जनता, प्रदेश की जनता सब जानती है और आप भी बखूबी जानते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तर प्रदेश की जो जंग जारी है, चौथे चरण में प्रवेश कर चुका है। ये जो जंग का चरण है, चुनावी चरण, और चौथे चरण के मतदान होने हैं। आज इसका चुनाव प्रचार का जो अभियान का दौर है वो भी थम जाएगा। तो ऐसे में जिस तरीके से इन सियासी सुरमाओं की साख जो दांव पर लगी है, जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके साथ ही साथ कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्रियों की, 4 केंद्रीय मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी हुई है। अब देखने वाली ये बात तो ये होगी कि चौथे चरण में जनता किस ओर रुझान लेती है और किसको सबसे ज्यादा प्यार देती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।